प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र विषय में व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के बारे में। NCERT की पुस्तक में इस इकाई का नाम है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। इस इकाई का यह पहला वीडियो है। इस इकाई को हम 2 वीडियो में पूरा कर पाएंगे। पहले भाग में हम देखेंगे व्यापार एवं भुगतान संतुलन का अर्थ, व्यापार एवं भुगतान संतुलन में अंतर, भुगतान संतुलन की मदें, भुगतान संतुलन का महत्व, भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण, असंतुलित भुगतान संतुलन में सुधार के उपाय एवं संतुलित व्यापार शेष और चालू खाते में अंतर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन क्या है। व्यापार संतुलन 2 या 2 से अधिक देशों के बीच निश्चित समयावधि में होने वाले आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार शेष या व्यापार संतुलन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक निश्चित समयावधि लिखी है। निश्चित समयावधि से तात्पर्य यहाँ पर सामान्यतः 1 वर्ष। हम पुनः इसका अवलोकन करते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच निश्चित समयावधि में होने वाले आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार शेष या व्यापार संतुलन कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी देश का व्यापार संतुलन उस संबंध को व्यक्त करता है। किसी देश का व्यापार संतुलन उस संबंध को व्यक्त करता है जो एक निश्चित समयावधि में उसके आयात व निर्यात के मध्य पाया जाता है। अब यहाँ पर शब्द आए आयात और निर्यात। आयात किसे कहते हैं? जब हम किसी दूसरे देश से किसी वस्तु का अपने देश में खरीदते हैं, मंगाते हैं, तो वह आयात कहलाता है। जबकि जब हम किसी देश में अपने देश में बनी वस्तु को बेचते हैं, अपने देश से बाहर किसी अन्य देश को भेजाया जाता है, बेचा जाता है, तो वह निर्यात कहलाता है। NCERT की जो पुस्तक है उसमें इस इकाई का नाम लिखा है खुली अर्थव्यवस्था। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है। जब एक देश का विश्व के किसी अन्य देश से, जैसे भारत का अमेरिका के साथ या भारत का जापान के साथ वस्तुओं और सेवाओं का जब लेन देन होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके विपरीत बंद अर्थव्यवस्था कौन सी कहलाएगी? जब किसी देश का विश्व के अन्य किसी भी देश से किसी वस्तु या सेवा का जब लेन देन नहीं होता है, कोई वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। अभी हमने देखा व्यापार संतुलन के बारे में कि व्यापार संतुलन का क्या अर्थ है। व्यापार संतुलन के अर्थ के बाद हम देखते हैं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन का क्या अर्थ है? भुगतान संतुलन या भुगतान शेष, कहीं कहीं इस पुस्तक में BOP भी लिखा है और भुगतान शेष भी लिखा है। तो भुगतान संतुलन या भुगतान शेष से अभिप्राय किसी देश के द्वारा किए गए समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जो कि एक दिए हुए समय में यानी कि निश्चित समय में होते हैं, उनका संक्षिप्त विवरण जो रहता है वह भुगतान संतुलन कहलाता है। विद्यार्थियों, हमने व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड और भुगतान संतुलन दोनों का अर्थ समझा। हमारी पुस्तक में व्यापार संतुलन को बैलेंस ऑफ ट्रेड या BOT कहा गया है और भुगतान संतुलन को BOP कहा गया है। इसके बाद
हम देखते हैं भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर। बिंदुवार अंतर इस प्रकार है। व्यापार संतुलन में आयात निर्यात का विवरण होता है, यानी कि व्यापार संतुलन में वस्तुओं के आयात का और निर्यात का विवरण होता है, जबकि भुगतान संतुलन में आयात निर्यात के साथ साथ आयात निर्यात का तो वर्णन होता ही है, विवरण होता है, लेकिन साथ साथ सेवाओं का, पूंजी का और स्वर्ण आदि के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। पहला अंतर समझ में आ गया होगा, मैं फिर से समझाऊं कि व्यापार संतुलन में वस्तुओं के आयात निर्यात का विवरण होता है, जबकि भुगतान संतुलन में आयात निर्यात के साथ साथ सेवाओं, पूंजी व स्वर्ण आदि के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है। दूसरा अंतर, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही अंग है, यानी यह व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक भाग है, एक अंग है, जबकि भुगतान संतुलन सभी मदों का योग होता है। व्यापार संतुलन में दृश्य मदें शामिल की जाती हैं। दृश्य मदें कौन सी होती हैं? जिन वस्तुओं का लेखा जोखा बंदरगाह पर होता है उन्हें दृश्य मदों के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे माल, वस्तुएं, कंप्यूटर है, मोबाइल है या और भी कोई सामग्री, जिस भौतिक सामग्री को हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब सामग्री दृश्य मदों के अंतर्गत आती हैं। तो तीसरे अंतर को पुनः देखते हैं कि व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें शामिल की जाती हैं, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य मदों के साथ साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। यानी कि भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार की मदें शामिल की जाती हैं। दृश्य मदें तो हमने देख ली कि जिन वस्तुओं का लेखा जोखा बंदरगाह पर होता है वो दृश्य मदें कहलाती हैं। अदृश्य मदें कौन सी होती हैं? जिनका लेखा जोखा, जिनका रिकॉर्ड बंदरगाहों पर नहीं होता है, जैसे बीमा है, बैंक है, पूंजी, ब्याज का हस्तांतरण, विशेषज्ञों की सेवाएं, ये सब अदृश्य मदों के अंतर्गत आती हैं। चौथा अंतर देखते हैं कि व्यापार की दृष्टि से व्यापार संतुलन का महत्व कम होता है, जबकि भुगतान संतुलन का महत्व अधिक होता है। यानी महत्व दोनों के में देख सकते हैं कि व्यापार संतुलन का महत्व कुछ कम होता है, जबकि भुगतान संतुलन का महत्व अधिक होता है। अगला अंतर है कि किसी राष्ट्र का व्यापार संतुलन पक्ष में ना होना कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। यानी व्यापार संतुलन यदि असंतुलित भी हो जाए तो यह किसी राष्ट्र के लिए, किसी देश के लिए चिंता का विषय नहीं है, जबकि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन पक्ष में ना होना चिंता का विषय है। तो हम इन दोनों के यानी कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के अंतर के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि भुगतान संतुलन की संरचना या भुगतान संतुलन की मदें। भुगतान संतुलन को दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भुगतान संतुलन एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खाते के संपूर्ण आर्थिक लेन देनों का ब्यौरा होता है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, चालू खाता एवं पूंजी खाता। करंट अकाउंट, चालू खाता। चालू खाते में निम्नलिखित मदों को हम शामिल कर सकते हैं। पहला है माल अथवा आयात निर्यात। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, माल यानी सामग्री। इस मद के अंतर्गत जो हम भुगतान संतुलन की मदें पढ़ रहे हैं, भुगतान संतुलन की संरचना पढ़ रहे हैं, इसमें पहला जो है चालू खाते के अंतर्गत माल अथवा आयात निर्यात, इसमें देखते हैं कि इस मद के अंतर्गत देश से वस्तुओं का जो निर्यात होता है और हम विदेशों से आयात करते हैं,
यानी वस्तुओं का आयात और निर्यात इस मद के अंतर्गत आता है। इस मद के अंतर्गत देश से वस्तुओं का जो निर्यात होता है उसे लेनदारी में, और जो आयात होता है उसे देनदारी में लिखा जाता है। वस्तुओं का जो निर्यात हुआ उसे लेनदारी में क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने किसी अन्य देश को वस्तुएं बेची हैं, वस्तुएं प्रदान की हैं, तो उनके बदले में हमें उस देश से राशि प्राप्त होगी, भुगतान प्राप्त होगा। इस कारण से उसे लेनदारी में शामिल करते हैं। यदि हम वस्तुओं का आयात करते हैं तो हमें उस संबंधित देश को भुगतान करना होगा, इस कारण से इसे देनदारी में लिखा जाएगा। अगला बिंदु है भुगतान संतुलन की जो मदें हैं उसमें हम चालू खाते को पढ़ रहे हैं। अगला बिंदु है विदेश यात्रा। जब एक देश के नागरिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अथवा पर्यटन के लिए दूसरे देश जाते हैं तब वहाँ पर व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, तो वह उनके देश की देनदारियाँ होती हैं तथा जिस देश में जाते हैं उनके लिए वह लेनदारियाँ होती हैं। तो विदेश यात्रा को भी चालू खाते में शामिल किया जाता है। अगली मद है परिवहन। एक देश की परिवहन कंपनियों द्वारा परिवहन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जब यह कंपनियां माल अथवा यात्रियों को एक देश से दूसरे देश में ले जाती हैं तो उन्हें आय की प्राप्ति होती है। वह संबंधित देश की क्या होती हैं? लेनदारियां होती हैं। इसके विपरीत जिन देशों से यह कंपनियां भुगतान प्राप्त करती हैं, राशि प्राप्त करती हैं, उन देशों के भुगतान संतुलन में यह राशियां देनदारी होती हैं। अगला बिंदु है बीमा। विभिन्न देशों की कंपनियां एक दूसरे देश में व्यवसाय करती हैं। किसका व्यवसाय करती हैं? बीमा का व्यवसाय करती हैं। बीमा व्यवसाय करती हैं। इस व्यवसाय में जो बीमा प्रीमियम प्राप्त होता है वह उस देश की लेनदारियों में शामिल होता है तथा प्रीमियम देने वाले देश की देनदारियों का भाग होता है। पांचवा बिंदु ब्याज एवं लाभांश। एक देश के द्वारा अन्य देशों को जो राशि उधार दी जाती है उस पर ब्याज प्राप्त होता है एवं जो राशि व्यवसाय में लगाई जाती है उस पर लाभांश प्राप्त होता है। ब्याज कब प्राप्त होता है? जब अन्य देशों को राशि उधार दी जाती है तो उस पर ब्याज प्राप्त होता है एवं जो राशि किसी व्यवसाय में लगाई जाती है, व्यवसाय में लगाने के बाद लाभांश की प्राप्ति होती है। तो जो ब्याज प्राप्त होता है, जो लाभांश प्राप्त होता है, वह देश की लेनदारियां होती हैं तथा जो उधार या व्यवसाय हेतु राशि प्राप्त करता है एवं ब्याज और लाभांश देता है। ध्यान देना, जो ब्याज और लाभांश देता है उसकी यह देनदारियां होती हैं, उस देश की यह देनदारियां होती हैं। विविध सेवाएं। छठवां बिंदु है विविध सेवाएं। विदेश यात्रा, परिवहन व बीमा सेवाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य विविध सेवाएं भी भुगतान संतुलन में शामिल होती हैं। इनमें प्रमुख हैं देश के विशेषज्ञ, अन्य देशों से प्राप्त वेतन और भत्ते, उनकी लेनदारियां होती हैं। यदि किसी देश का विशेषज्ञ, हमारे देश का विशेषज्ञ कोई दूसरे देश में जाता है तो उसे मिलने वाला जो वेतन है वह भत्ता हमारे देश की लेनदारियां होती हैं, जबकि जो देश वेतन व भत्ते देता है उसकी देनदारियां होती हैं। एक देश से दूसरे देश में जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा व्यय की गई राशि, हम देखते हैं कि विद्यार्थी एक देश से दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ जाके व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, तो व्यय की जा गई जो राशि है, जिस देश में विद्यार्थी आते हैं उनकी लेनदारियाँ होती हैं, जबकि दूसरे देश की देनदारियाँ होती हैं। इसी प्रकार इलाज हेतु दूसरे देश में जाने पर दूसरे देश में व्यापारिक या राजनीतिक प्रतिनिधि मंडलों के व्यय पर उनके अपने देश की देनदारियां होती हैं। जिस देश के ये निवासी होते हैं, जिस देश के ये कर्मचारी होते हैं, उनकी देनदारियां होती हैं, बस जिस देश में जाते हैं उनकी लेनदारियां होती हैं। सातवां बिंदु है हस्तांतरण भुगतान। सामान्यतः
एक देश को दूसरे देश में सामान्यतः एक देश को दूसरे देश में सरकारी अथवा निजी स्तर पर नियमित रूप से कुछ राशियां हस्तांतरित करनी पड़ती हैं। जैसे विदेशों में स्थित दूतावासों पर व्यय होता है, विदेशी पत्रिकाओं में प्रकाशित विज्ञापन पर खर्च होता है, निजी उद्योगपतियों, संस्थाओं तथा व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि कार्यालयों के व्यय आदि संबंधित देश की देनदारियां एवं लेनदारियों में शामिल किए जाते हैं। 8वां बिंदु, भूल चूक। उपर्युक्त जो हमने 7 मदें पढ़ी, उपर्युक्त मदों के अतिरिक्त किसी अन्य विशेष मद में अन्य किसी विशेष मद से कोई आय या व्यय भूल से सम्मिलित करना रह जाता है तो उसे भूल चूक में शामिल कर लिया जाता है तथा चालू खाते की लेनदारियां और देनदारियों का योग निकाल लिया जाता है और जो अंतर आता है, जो शेष बच जाता है, वह चालू खाते का भुगतान शेष माना जाता है। तो चालू खाते की जो विभिन्न मदें हैं, हमने उनके बारे में विस्तार से समझा। अब हम भुगतान संतुलन के अगला जो भाग है पूंजी खाता, उसके बारे में देखेंगे। पूंजी खाते में शामिल होने वाली प्रमुख मदें निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ऋण, नंबर 2 विनियोग, नंबर 3 बैंकिंग, नंबर 4 स्वर्ण। हम इनका थोड़ा विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले ऋण। प्रायः सार्वजनिक उद्योगों व निजी उद्योगों के विकास के लिए विदेशों से राशियां उधार ली जाती हैं। यह उधारियां अल्पकालीन भी होती हैं, यानी कम समय के लिए, और दीर्घकालीन, अल्पकालीन या दीर्घकालीन हो सकती हैं। जो देश राशि उधार देता है, जो देश राशि उधार देता है उसकी वह देनदारियां होती हैं और जिस देश को राशि प्राप्त होती है उसकी वह लेनदारियां होती हैं। ध्यान रहे, जब यह राशि उधार की जो राशि है वह वापस की जाती है तब वापस देने वाले देश की देनदारियां होती हैं और वापस लेने वाले जो देश हैं उसकी लेनदारियां होती हैं। तो पूंजी खाते में सम्मिलित होने वाली पहली जो मद है वह है ऋण। दूसरी मद है विनियोग। एक देश अपने भुगतान संतुलन को पक्ष में लाने के लिए अथवा विकासात्मक या विकास के कार्य करने के लिए उद्देश्य से दूसरे देश से विनियोजन हेतु अपने यहाँ पूंजी प्रोत्साहित करता है। यह पूंजी विनियोजन पूंजी प्राप्त करने वाले देश की तो लेनदारियां होती हैं और पूंजी लगाने वाले देश की देनदारियों में शामिल होती हैं। तीसरा बिंदु है बैंकिंग। बैंकों द्वारा प्रायः दूसरे देशों में अग्रिम विनिमय का क्रय विक्रय किया जाता है तथा कभी कभी बैंक लाभ प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांतर के सौदे करते हैं। इन सौदों से संबंधित प्रविष्टियां भी संबंधित देश की लेनदारी और देनदारी में शामिल की जाती हैं। चौथा है स्वर्ण। चालू खाते व पूंजी खाते के कुल लेन देनों का योग करने के बाद जो अंतर आता है, चालू खाते और पूंजी खाते के कुछ जो लेन देन हैं उनके योग करने के बाद जो अंतर आता है, उसे पूरा करने के लिए स्वर्ण का आयात या निर्यात कर दिया जाता है। वर्तमान समय में स्वर्ण का कोष ना होने की वजह से विदेशों से ऋण विनियोग पूंजी प्राप्त करके भुगतान संतुलन को संतुलित किया जाता है। इन देनदारी अथवा लेनदारी को दिखाने के उपरांत भुगतान शेष अंत में संतुलित हो जाता है। भुगतान शेष की यह प्रवृत्ति है अंत में कि वह संतुलित हो जाता है। अब हम देखेंगे भुगतान संतुलन का महत्व। जो भुगतान संतुलन के बारे में हमने अभी बिंदुवार पढ़ा, उसके मदों के बारे में पढ़ा, चालू खाता पूंजी खाता के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे भुगतान संतुलन का महत्व। बिंदुवार विवरण इस प्रकार है। भुगतान संतुलन का महत्व। सबसे पहला बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सूचक। भुगतान संतुलन से देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इस स्थिति के अनुसार ही सरकार अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है।
तो पहला महत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सूचक। दूसरा बिंदु, विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति का सूचक। भुगतान संतुलन की सबसे महत्वपूर्ण मद विदेशी व्यापार की मद होती है। अतः इससे देश के आयात एवं निर्यात मूल्य तथा विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति को जाना जा सकता है। विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति का सूचक। तीसरा है विदेशी ऋणों के भुगतान की स्थिति का ज्ञान। भुगतान संतुलन से यह ज्ञात हो जाता है कि एक देश ऋण प्राप्त कर रहा है या ऋण दे रहा है, उसके विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो तीसरा महत्व क्या रहा? कि विदेशी ऋण के भुगतान की स्थिति का ज्ञान। चौथा, मुद्रा अवमूल्यन के प्रभाव का ज्ञान। मुद्रा अवमूल्यन के प्रभाव का ज्ञान। जब एक देश दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का वाह मूल्य कम कर देता है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन किसे कहते हैं? एक बार फिर पुनः दोहराता हूं कि जब एक देश दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर देता है तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। इससे देश की मुद्रा की विनिमय क्रय की शक्ति कम हो जाती है। मुद्रा अवमूल्यन से आयात महंगे होने लगते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। अतः भुगतान संतुलन से यह ज्ञात हो जाता है कि मुद्रा अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि हुई है अथवा नहीं। पांचवा बिंदु है इसका राष्ट्रीय आय पर प्रभाव। विदेशी व्यापार का देश की राष्ट्रीय आय पर प्रभाव पड़ता है। अतः भुगतान संतुलन से इस बात का पता लग जाता है कि विदेशी व्यापार के लेन देन से राष्ट्रीय आय कितनी प्रभावित हुई है, यानी राष्ट्रीय आय पर कितना प्रभाव पड़ा है। छठवां है विभिन्न मुद्राओं में देश के भुगतान संतुलन की स्थिति। एक देश का भुगतान संतुलन अलग अलग मुद्राओं वाले देशों से अलग अलग रहता है। जैसे अमेरिका के साथ, अमेरिका को किस में भुगतान करना पड़ता है? डॉलर में। तो अमेरिका के साथ एक देश की भुगतान संतुलन की स्थिति अतिरेक की हो सकती है, जबकि अन्य देशों के साथ घाटे की भी रह सकती है। अतः इससे विभिन्न मुद्राओं में देश के भुगतान संतुलन की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भुगतान संतुलन एक देश की आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर होता है। विद्यार्थियों, कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि भुगतान संतुलन देश की आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर है, समझाइए। तो वहाँ पर हमें भुगतान संतुलन के इन्हीं महत्वों के बारे में वर्णन करके आना है। भुगतान संतुलन के महत्व के बाद में अब हम देखेंगे भुगतान संतुलन में असंतुलन के क्या कारण हैं। भुगतान संतुलन में असंतुलन होने के कारण। एक देश के भुगतान संतुलन में असंतुलन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। बिंदुवार ब्यौरा भी मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। आर्थिक विकास कार्यक्रम। अर्धविकसित देशों में भुगतान संतुलन में असमानता का प्रमुख कारण या असंतुलन का प्रमुख कारण वहाँ पर बड़ी मात्रा में आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों का लागू होना है। आर्थिक विकास हेतु अर्धविकसित देशों को बड़ी मात्रा में पूंजी का आयात करना पड़ता है तथा विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करनी पड़ती हैं। अतः भुगतान संतुलन इनके प्रतिकूल हो जाता है। तो पहला जो कारण रहा वह है आर्थिक विकास कार्यक्रम। अगला कारण आय एवं कीमत प्रभाव। अर्धविकसित देशों में आर्थिक विकास के फलस्वरूप व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है, लोगों की आय में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ये लोग क्या करते हैं कि अधिक आयात वस्तुओं की मांग करने लगते हैं, यानी आयात की जाने वाली वस्तुओं की मांग करने लगते हैं। देश की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है।
देश की जो वस्तुएं हैं उनमें भी उनकी जो वस्तुओं की कीमत है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लोगों की आय जब बढ़ जाती है तो मांग ज़्यादा करने लगते हैं। ज़्यादा मांग होने से उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। फलस्वरूप देश के निर्यात हतोत्साहित हो जाते हैं, यानी निर्यात कम हो जाते हैं और आयात प्रोत्साहित होते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप देश के भुगतान संतुलन में असमानता आ जाती है। तीसरा कारण है चक्रीय उच्चावचन। व्यापार चक्र के फलस्वरूप विभिन्न देशों में चक्रीय उच्चावचन अर्थात मंदी एवं स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग होती हैं, जिसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन में चक्रीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। चौथा कारण निर्यात मांग में परिवर्तन। विकासशील देशों के भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने का एक कारण यह है कि पहले विकसित देश हैं वह कच्चे माल, खाद्यान्न आदि का आयात विकासशील देशों से किया करते थे। पहले तो ये जो दूसरे देश हैं उनसे क्या करते थे? कच्चे माल का, खाद्यान्न आदि का आयात जो विकासशील देश किया करते थे, परंतु अब इन वस्तुओं का स्वतः उत्पादन करने लगे। विकसित देश अब उनका स्वतः ही उत्पादन करने लगे हैं या उन्होंने इसका वैकल्पिक प्रबंध कर लिया है, जिससे विकासशील देशों के निर्यात में निरंतर कमी हो रही है। पांचवा कारण जनसंख्या में वृद्धि। विकासशील देशों के भुगतान संतुलन में असमानता का एक प्रमुख कारण वहां पर बढ़ती हुई जनसंख्या है। जनसंख्या में वृद्धि होने पर एक तरफ तो वस्तुओं के निर्यात में कमी हो जाती है, दूसरी तरफ उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं का दूसरे देशों से आयात भी करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन में क्या होता है? असमानता उत्पन्न हो जाती है। छठवां कारण विकसित देशों द्वारा आयात प्रतिबंध। वर्तमान समय में विकसित देशों ने अनेक कारणों से अपने आयातों के ऊपर प्रतिबंध लगाने प्रारंभ कर दिए हैं, जिसके कारण विकासशील देश पहले जो थोड़ा बहुत निर्यात किया भी करते थे उसमें अब बहुत कमी आ गई है और उनके भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गए हैं। प्रदर्शन प्रभाव सातवां बिंदु है, सातवां कारण है प्रदर्शन प्रभाव। अर्धविकसित देशों के नागरिक जब विकसित देशों के नागरिकों के संपर्क में आते हैं तो वह उन्हीं की उपभोग आदतों को अपनाने के लिए प्रवृत्त होते हैं तथा उसी तड़क भड़क को अपनाना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप इन वस्तुओं का विदेशों से आयात करना पड़ता है, जिसका भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आठवां कारण अंतर्राष्ट्रीय ऋण। विकासशील देश अपने विकास कार्यक्रमों के लिए बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से एवं देशों से ऋण प्राप्त करते हैं, इन्हें उधार लेते हैं, किंतु जब वह उस ऋण की राशि को ब्याज सहित वापस करते हैं तो उनके भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाते हैं। इस प्रकार से उपर्युक्त बिंदुओं से हमें ज्ञात हो रहा है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन किन किन बातों से, किन किन कारणों से असंतुलन हो जाता है। अब असंतुलन को दूर करने के उपाय, यानी असंतुलित भुगतान संतुलन में सुधार करने के उपायों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसमें बिंदु है निर्यातों को प्रोत्साहन, यानी निर्यातों को बढ़ावा देना। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि देश के निर्यातों में तेजी से वृद्धि हो, देश के निर्यात बढ़ें। इसके लिए निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले जो कर हैं उन करों में भी कमी करना चाहिए और देश के निर्यात उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। जब उद्योगों को आर्थिक सहायता मिलेगी, करों में कमी कर दी जाएगी, तो निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा, निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा
जिससे असंतुलित भुगतान संतुलन में संतुलन स्थापित हो सकेगा। दूसरा बिंदु है आयातों की कमी। पहले पढ़ा हमने निर्यातों को बढ़ावा दिया जाए, अब हम पढ़ते हैं आयातों में कमी की जाए। आयातों में कमी करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर ऊंची दर से कर लगाने चाहिए ताकि आयात महंगे पड़ें। हम विदेशों से जो वस्तु मंगा रहे हैं उस पर यदि ऊंची दर से कर लगा दिए जाएं तो आयात लोगों को महंगे पड़ेंगे और उनकी मांग कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ आवश्यक वस्तुओं का ही आयात किए जाने के लिए लाइसेंस व कोटा प्रणाली का सहारा लेना चाहिए। अगला है आयात प्रतिस्थापन। तीसरा उपाय दिया है आयात प्रतिस्थापन, यानी देश में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए जिनका विदेशों से आयात किया जाता है। जब हम उन वस्तुओं का अपने देश में ही उत्पादन करेंगे तो हमें आयात नहीं करना पड़ेगा और हमारा जो असंतुलित भुगतान संतुलन है वह संतुलन की स्थिति में आ सकेगा। चौथा बिंदु है मुद्रा अवमूल्यन। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए कभी कभी मुद्रा अवमूल्यन की नीति का सहारा लिया जाता है। इसके अंतर्गत अपने देश की मुद्रा का, यह अवमूल्यन क्या होता है? अपने देश की मुद्रा का मूल्य जो बाह्य मूल्य है दूसरे देश की मुद्रा के रूप में कम कर दिया जाता है, यह अवमूल्यन कहलाया जाता है। यह अवमूल्यन करने से भी क्या होता है कि जिससे देश की मुद्रा की विनिमय क्रय शक्ति कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप देश के लिए आयात महंगे हो जाते हैं। हमारे देशवासियों के लिए आयात महंगे हो जाते हैं तथा वह हतोत्साहित होते हैं। साथ ही देश के निर्यात सस्ते होते हैं और उनमें निर्यातों में प्रोत्साहन मिलता है। तो मुद्रा अवमूल्यन भी यह उपाय है भुगतान संतुलन में जो असंतुलन है उसको सुधार करने का। पांचवा है विनिमय नियंत्रण। इस विधि के अंतर्गत बिना सरकारी आज्ञा के आयात निर्यात करना संभव नहीं होता है। अतः विनिमय नियंत्रण के ऐसे उपाय करने चाहिए जो देश के हित में हो व निर्यातों को बढ़ाएं। यानी विनिमय नियंत्रण से भी हम असंतुलित भुगतान संतुलन को संतुलन में ला सकते हैं। छठवां विदेशों से ऋण। वर्तमान समय में भुगतान की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए सरकार विदेशी सरकारों या संस्थाओं से भी ऋण प्राप्त करती है, यानी उधार लेती है। इन ऋणों की वापसी क्योंकि दीर्घकाल में की जाती है, इसलिए वर्तमान में भुगतान संतुलन की जो प्रतिकूलता है वह विदेशी मुद्रा की सहायता से कम या दूर की जा सकती है। अगला बिंदु है, सातवां उपाय है विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। भुगतान संतुलन की असमानता को दूर करने के लिए विदेशी पूंजी को देश में प्रोत्साहित करने के भी उपाय दिए गए हैं, उपाय बताए जाते हैं। इसके लिए विदेशी पूंजीपतियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वह अपने देश में, हमारे देश में पूंजी विनियोजित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। परिणाम स्वरूप देश में अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो जाती है और जो असंतुलित भुगतान संतुलन है उसमें संतुलन हो जाता है। आठवां उपाय है विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन। सरकार विदेशी पर्यटकों एवं यात्रियों को तरह तरह से आकर्षित करके देश की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इससे देश की विदेशी मुद्रा संबंधी आय में वृद्धि होती है और भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने में मदद मिलती है। इस प्रकार से हमने जाना कि जो उपर्युक्त जो 8 सुझाव दिए गए हैं, उपाय दिए गए हैं, इनसे भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे संतुलित व्यापार संतुलन, संतुलित व्यापार संतुलन या संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में अंतर।
आयात एवं निर्यात के संतुलन को संतुलित व्यापार शेष कहा जाता है। आयात एवं निर्यात के संतुलन को संतुलित व्यापार शेष कहा जाता है, जबकि व्यापार शेष सेवाओं के आयात व निर्यात शेष, पुनः दोहराता हूँ कि आयात एवं निर्यात के संतुलन को संतुलित व्यापार शेष कहा जाता है, जबकि व्यापार शेष सेवाओं के आयात व निर्यात शेष और हस्तांतरण भुगतान शेष के योग को चालू खाता संतुलन कहते हैं। दूसरा अंतर है, संतुलित व्यापार शेष एक संकुचित धारणा है। संतुलित व्यापार शेष एक संकुचित धारणा है, जबकि चालू खाता संतुलन एक व्यापक धारणा है। तीसरा अंतर है, संतुलित व्यापार शेष में केवल भौतिक वस्तुओं के आयात और निर्यात को ही शामिल किया जाता है। संतुलित व्यापार शेष में केवल भौतिक वस्तुओं के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है, जबकि चालू खाता संतुलन में भौतिक वस्तुओं के निर्यात आयात के साथ साथ सेवाओं का हस्तांतरण भुगतान के लेन देन को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने व्यापार एवं भुगतान संतुलन का अर्थ, व्यापार एवं भुगतान संतुलन में अंतर, भुगतान संतुलन की मदें, भुगतान संतुलन का महत्व, भुगतान संतुलन में असंतुलन के कारण और इस असंतुलित भुगतान संतुलन में सुधार के उपाय जाने, और आखिर में हमने देखा संतुलित व्यापार शेष और चालू खाते में अंतर को जाना और समझा। इस इकाई के शेष भाग यानी विदेशी विनिमय दर के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को और अच्छा कैसे बनाया जाए, मेरी ओर से जो प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास में और क्या सुधार किए जाएं, या फिर आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आपकी राय ज़रूर प्रस्तुत करें। आप इस पर ज़रूर टिप्पणी दें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।